इसी जन्म में मिल जाएंगे आपको, मतलब एक आध दिन में। और स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ये बैच में एडमिशन अभी भी आपके ओपन है। करियर पे जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट बैच नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी समरी, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स, और ये शायद अभी डिस्काउंट होगा या तो एक बार आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फटाक से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जवाब देंगे आप पोल में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन। बच्चों में संप्रत्यय निर्माण को लेकर के कौन सी बात ठीक है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यानी कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं बच्चों के दिमाग में, इसके बारे में कौन सी बात ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा दिमाग में, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कौन से टाइप ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट है। आपको पता है 4 जो है मुख्य प्रकार हैं विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। PCSE से हम याद रखते हैं, है ना। अब इन PCSE में से जब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहाँ आएगा, यानी कॉन्सेप्ट्स का बनना, संप्रत्ययों का निर्माण, पियाजे की थियरी कहाँ है आपके। पियाजे की थियरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, हाथ में नहीं है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कह रहे हैं, जहां पे जितनी भी मेंटल स्किल्स है यानी मानसिक क्षमताएं हैं वो आती हैं। ठीक, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहाँ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा बाकी सारी चीजें जो भी दिमाग से जुड़ी हुई हैं, चाहे भाषा हो, चाहे वो आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। इसी की थियरी पियाजे और वाइगोत्स्की ने दी है। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स आ जाएंगी। सोशल डेवलपमेंट में आपका मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास आ जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट आप समझते हैं, आपके इमोशंस का विकास। आप फटाफट से जवाब दे दीजिए, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। संप्रत्यय निर्माण के संबंध में कौन सी बात सही है। 4 ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट्स आर इमोशनली ऑर्डर्ड, यानी भावनात्मक रूप से क्रमबद्ध होते हैं। भावनाएं, जो आपके इमोशंस हैं वो आपके कॉग्निशन को या आपके कॉन्सेप्ट को प्रभावित करते हैं, बट इमोशनली ऑर्डर्ड नहीं होते। बनते तो दिमाग में है ना, संज्ञान का काम है यहाँ पे, इमोशंस का काम नहीं है मेन। तो ये बात सही है, तो ये तो हो जाएगा गलत। देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। एक धारणा, ये जो धारणा विकास कह दिया इन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेशन में, संप्रत्यय विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो संप्रत्यय विकास का एक निश्चित पैटर्न है, क्रम है कि आप पियाजे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखते हैं, सरल से जटिल जिसको हम कहते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं जिसको हम इंडक्टिव मेथड में बात करते हैं, है ना। नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आपको पता होता है उससे आप अज्ञात की ओर जाते हैं, है ना। जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे ही तो आप नया ज्ञान जोड़ करके सिखाते हैं। तो देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ये बात हमें सुंदर सी लग रही है, आई मीन अच्छी लग रही है, और एक सेट पैटर्न होता है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, पढ़ने तो चारों ही हैं हमको। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट हायरार्किकल इन नेचर, यानी जो संप्रत्यय हैं या धारणाएं हैं वो हायरार्किकल नहीं होते, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं जाते या एक क्रम में नहीं होते। हायरार्की हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में या ऊपर 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 की तरफ जाती है, यानी स्टेप 1 से स्टेप 2 मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। जैसे हायरार्की की अगर हम बात करते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी लेवल वाइज होगा। कॉन्सेप्ट्स लेवल वाइज होते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर तो आपको 6th क्लास में कुछ भी पढ़ा दें और 10th में कुछ भी पढ़ा दें, तो 2nd क्लास का कंटेंट 10th क्लास में पढ़ा दें और 10th का 2nd में, ऐसा नहीं होता ना। एक हायरार्की है, एक क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में ही चीजें कराई जाती है। तो एक प्रॉपर एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर है, ये कहना गलत होगा कि हायरार्किकल नहीं होते। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंडिविजुअल। कॉन्सेप्ट्स जो है वो इंडिविजुअल नहीं होते भाई, इंडिविजुअल होते। मेरा किसी चीज को समझना डिफरेंट हो सकता है किसी और के समझने से, और इंडिविजुअल पे तो बहुत हद तक डिपेंड करते ही हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर कि देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। संप्रत्यय विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, ये बात हम कह सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे, एक पैटर्न है जब आप कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। तो सिलेबस भी एक क्रम में मिलता है आपको। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और फटाक से जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है, पहचानना है, सिंपल आपको, है ना। भाई ये वाले क्वेश्चंस में करते क्या है, हम एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारा काम रिकॉग्निशन ही तो होता है, रिकॉल थोड़ी करना है, सामने ही है जवाब, तो बस पहचानना है आपको सही जवाब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल, फटाफट से चूज करो। पहला ऑप्शन कहता है डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी विकास एक दिशीय होता है, एक सिंगल दिशा में चलता है। ये बात एकदम खराब है, क्योंकि विकास मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। शरीर का भी होगा, दिमाग का भी होगा, सामाजिक विकास भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी, और विकास की कई दिशाएं हैं।
ये बात हम मानते हैं। अगर आप फिजिकल डेवलपमेंट में या मोटर डेवलपमेंट में भी जाएंगे तो वहां सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है विकास, यूनिडायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शन में नहीं हो सकता। सिंपल। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो जब तक पियाजे वाइगोस्की ना लिखा हो तब तक जो है डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट इज मतलब वाइगोत्स्की तो खैर डिसकंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस ही मानेंगे और पियाजे डिसकंटिन्यूअस मानेंगे। तो अगर किसी स्पेसिफिक संदर्भ में नहीं पूछा तो आप डिसकंटिन्यूअस नहीं मानते नॉर्मल केस में। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये बात सही लग रही है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे। डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, यानी विकास जो है वो किसी भी पैटर्न का अनुसरण नहीं करता। तो ये कहना तो गलत होगा कि कोई पैटर्न ही नहीं है। डेवलपमेंट का एक पैटर्न है और यूनिवर्सल पैटर्न है, चाहे वो श्रीलंका का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला बच्चा हो, चाहे वो यूरोप का बच्चा हो, चाहे वो भारत का बच्चा हो, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो। एक पैटर्न है कि बच्चा चलना सीखने से पहले खड़े होना सीखता है, खड़े होना सीखने से पहले बैठना सीखता है या रेंग के चलना सीखता है। ऐसा नहीं होता एक दिन बच्चा बैठा और अगले दिन दौड़ना शुरू कर दिया। वो खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो यूनिवर्सल पैटर्न तो है ही कि दूध के दांत पहले आते हैं, पक्के दांत बाद में आते हैं, और अकल कभी नहीं आती है। मजाक कर रही हूँ, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। कुछ लोगों में देखो मजाक की बात है, बिल्कुल इसको दिल पे नहीं लेना। देखो अलग अलग व्यक्तियों का विकास अलग अलग होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जरूरी नहीं है दो सेम एज के बच्चे हैं तो सारी चीजें उनमें सेम टाइम पे आ जाएं। एक बच्चा है जो जल्दी चलना शुरू कर देगा, दूसरा बच्चा है जो जल्दी बोलना शुरू कर देगा, अंतर पाया जाता है। बात सही है नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। फटाफट से बताइए, ये तो इतना रिपीटेटिव क्वेश्चन, मतलब रिपीटेडली पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जिसकी हद नहीं है। ईशा कह रही है कि ये क्लास रोज चलती है, कोशिश है मेरी रोज चलाने की बट हो नहीं पा रही है रोज। इस बार भी थर्सडे फ्राइडे में दिल्ली में नहीं हूँ, बट हाँ मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे ये चल तो बहुत सालों से रही है, बट अभी पिछले 1-1.5 साल में जो है काफी इसमें ब्रेक्स आए हैं। लेकिन सीटेट तक आप मान सकते हैं कि अगले हफ्ते से मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल कंटिन्यूअस चलाएंगे। ठीक, देखिएगा तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी बच्चे सक्रिय रूप से अपनी दुनिया की समझ बनाते हैं। ये किसने कहा है, ये किसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, किसका कथन है कि बच्चे एक्टिवली नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। यानी जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कुछ करके देखेगा, किसी चीज को टच करेगा, फील करेगा, अपने सेंसेस से एक्टिविटी करके दुनिया की समझ बनाते हैं। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग कौन? तो देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, मैं बताती हूँ आपको। कोहलबर्ग का तो यहाँ लेना देना नहीं है, स्किनर का भी कोई लेना देना नहीं है, ये है कथन पियाजे का। अगर यही लिखा होता कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन या बाय सोशल इंटरेक्शन, तो आंसर पियाजे हो जाता। बस इतना सा ही 2 शब्द ऐड करने थे, जवाब बदल जाता। क्योंकि वाइगोत्स्की भी एक्टिव रखने की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा, क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे भी सेम बात कह रहे हैं, बस पियाजे केस में सोसाइटी वाला एंगल नहीं आएगा, वाइगोत्स्की केस में आ जाएगा। ठीक है, तो जो दुनिया की समझ है वो बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा, ऐसा पियाजे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम क्यूरियस रहता है, जिज्ञासु रहता है। कोई भी चीज मिल जाए उसको खोल के देखेगा, कई बार टूट भी जाती है, उस चक्कर में डांट भी पड़ती है ना। मैं वो बचपन का एग्जांपल बहुत बार आपको दे चुकी हूँ कि एक पेन मुझे मिला था वो टिक टिक वाला, और वो बहुत ही खुशी से मैं लेके आई थी। फिर मैंने उसको खोल खाल के पूरा रेत वेत में पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर डाले उसके साथ। स्प्रिंग वाला पेन था, वैसी लग्जरी थी बचपन में वो, और शहर से जाके लेके आना पड़ता था, और वो खराब हो गया। फिर मुझे दुख हुआ, तो लेकिन मेरी लिटिल साइंटिस्ट वाली इच्छाएं पूरी हो गई इस बात से। तो पियाजे कह रहे हैं कि बच्चा तो मतलब कुछ ना कुछ तो वो करता ही रहेगा, तो वो अपनी डिस्कवरी में लगा हुआ है कहीं ना कहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, असर्शन है यानी एक कथन है और एक कारण है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 30 में से 4-5 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग वाले आएंगे ही आएंगे। 6-6 क्वेश्चन तक भी हो जा रहे हैं टाइम्स। A child learns best when he or she is actively engaged in the learning process, यानी एक बच्चा सबसे बेहतर तब सीखता है जब वो सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण में संलग्न होता है, यानी वो एक्टिव है, सो नहीं रहा है पीछे क्लास में, उसको भी इन्वॉल्व किया जाए जब। बात तो सही है, जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है, सिंपल बात। तो ये तो सही है, ट्रू है। रीजन क्या दिया इसका? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग हेल्प्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी सीखने में सक्रिय भागीदारी यदि बच्चे की है तो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी जागती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? 21st सेंचुरी स्किल्स में इसको काउंट करते हैं। 21वीं शताब्दी के कुछ कौशल दिए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि जरूरी है बच्चे में डेवलप करना। तो समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन, बेसिकली किसी चीज को आप हर एक पहलू से देख पाए, जस्ट मान ना ले कि झाड़ फूक हो गई तो सारी बीमारियां गायब हो गई, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आप नहीं लगा रहे, आप उसमें फिर
थोड़ा अंधविश्वास भी लगा रहे हैं, ठीक। तो मतलब सबकी अपनी सोच हो सकती है, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये क्या है, समालोचनात्मक चिंतन की जब हम बात करें तो हर एक पहलू से किसी चीज को देखना, क्रिटिकली उसको देखना, एविडेंस क्या है, कितने पहलू रिफ्लेक्ट करना किसी चीज पे, चिंतन मनन करना, लॉजिक देखना, ये सब आ जाएगा। तो ये बात भी सही है कि भैया अगर एक्टिवली बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा तो वो किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हर एक पहलू को समझेगा। तो दोनों ही बातें सही है, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमें यही चेक करना होता है कि ए सही है कि नहीं है, अगर ए सही है तो आर सही है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। ये 3 स्टेप की प्रोसेस है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक और ऐसा ही सवाल है, फटाक से करके बता देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू पियाजे children in the pre-operational stage are unable to perform mental operations। मतलब 2 से 7 वर्ष की उम्र में पियाजे की जो सेकंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम कहते हैं, वहां पर बच्चे मानसिक क्रियाएं करने में असमर्थ होते हैं, मेंटल ऑपरेशंस करने में। मेंटल ऑपरेशन का मतलब यहाँ है लॉजिक नहीं आया होता, लॉजिकल थिंकिंग वहां नहीं होती। बात तो सही है। रीजन क्या है, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स अदर देन देयर ओन। यानी इस उम्र के बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद को ही सेंटर में रख के देखते हैं, दूसरे के परिपेक्ष को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के नजरिए को नहीं देख पाते। मतलब क्या हुआ, अगर एक 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, उसको डोरेमोन देखना पसंद है या शिनचैन पसंद है, तो वो रोने लगेगा अगर आप उसके भाई या बहन या मम्मी पापा ये कहते हैं बेटा शिनचैन तो पागल है या शिनचैन तो पसंद नहीं है हमें, इस तरह के शब्द यूज होते हैं, करने नहीं चाहिए। तो ये क्या है, बच्चा कहेगा नहीं शिनचैन तो बेस्ट है, क्योंकि उसको लगता है अगर जो मुझे पसंद है, जो चॉकलेट मेरी फेवरेट है, जो कार्टून मेरा फेवरेट है, वो सबका फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए दूसरा पर्सपेक्टिव दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। उसको लगता है जैसे मैं सोचता हूँ दुनिया वैसे सोचती है, ठीक। तो ये बात तो सही है, क्योंकि अभी लॉजिक आया नहीं है इस स्टेज में। तो ए भी सही है और ए का एक्सप्लेनेशन आर भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समीर भी सही है, सीमा भी सही है, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है, सिंपल बात, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6। बाकी स्टेजेस की चर्चा प्याजे की करते रहेंगे, एक दिन प्याजे के क्वेश्चन अलग से उठा लेंगे किसी दिन करने को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, असर्शन यानी कथन और रीजन। इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट्स नॉट जस्ट दोज विद डिसेबिलिटीज। यानी समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को लाभान्वित करती है, ना कि सिर्फ उनको जिनको कोई डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांगता है ना, कि चलने फिरने में या मेंटल एबिलिटी उतनी नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए। इंक्लूसिव का मतलब ये है सभी का समावेशन, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। बात तो सही है कि हर तरह का बच्चा स्कूल में बैठ करके एक क्लासरूम के नीचे सीख पाए, ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता वो अलग से एक एक्सक्लूसिव स्कूल में जाए। रीजन क्या है इसका, इट एनकरेजेस सोशल इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स। इससे क्या होगा कि यह विभिन्न समूहों के छात्रों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया और समझ को प्रोत्साहित करती है कि डाइवर्सिटी वाले बच्चे, अलग अलग तरह के बच्चे जब एक क्लासरूम में होंगे तो वो एक साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे। बात तो ये भी सही है और यही इसका रीजन है कि हम एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट कर पाए। तो ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू, और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। आज असर्शन और रीजनिंग में यही ऑप्शन बार बार सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कितने क्वेश्चन लगातार ऐसे ही हैं। हाँ, ये लास्ट है, फिर उसके बाद क्योंकि 5 क्वेश्चन के करीब ही मैं ये वाली डलवाती हूँ। असर्शन और रीजन। Children learn effectively when they interact with peers and teachers। यानी बच्चे बेहतर सीखते हैं, प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उनकी समझ बेहतर होती है। बात तो सही है, यही बात आपके वाइगॉस्की भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि सोसाइटी में इंटरेक्ट करके, सोसाइटी का तो पार्ट है ना टीचर्स और दोस्त जो हैं। रीजन क्या है इसका, सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ की रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की। यानी जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो विकासात्मक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा वाइगॉस्की कहते हैं कि सोसाइटी और कल्चर जो है हमारी समझ को बेहतर कर रहे हैं। दोनों ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा चुका है पहले, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर भी थोड़े बहुत साथ में लेकर के चलने पड़ेंगे, क्योंकि रिपीट होते ही हैं ऑफ कोर्स, है ना। बाकी नए क्वेश्चंस तो लेके चल ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फटाक से देखेंगे और बताएंगे। एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन जनरली बिगिन टू एंजॉय वर्ड प्ले, जोक्स एंड रिडल्स। यानी बच्चे आमतौर पर किस उम्र में शब्द खेल, चुटकुले और पहेलियों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं? बताइए फटाफट से।
कहीं पे कोई डबल मीनिंग यूज हुआ है, कोई पन यूज हुआ है, कोई सार्केस्टिकली कुछ यूज हुआ है, तो वो कब से जोक्स को समझना शुरू कर देंगे, एक तरह से पहेलियों को समझना शुरू कर देंगे। थोड़ा बात को घुमा करके अगर कहा जाए, जैसा मैं बहुत बार बोलती हूँ, आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं कि जब नॉट पूछा हो तो मैं कहती हूँ कि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। दिस इज वर्ड प्ले, ये शब्द खेल है एक तरह से। तो ये 7 साल की उम्र से बच्चे को समझ में आना शुरू हो जाता है, फिर वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है कि और बेहतर वर्ड प्ले वो समझ पाएगा। कॉमेडी में बहुत यूज होता है ये। 7 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाएगा वर्ड प्ले और रिडल्स और जोक्स को समझना बच्चे का, है ना, क्योंकि उससे पहले वो इतने उस लेवल पे नहीं समझ पाता, बहुत बेसिक ही समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है? कैरल ग्लिगन क्रिटिसाइज्ड कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव? यानी कैरल ग्लिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस दृष्टिकोण से की है? कैरल ग्लिगन की आलोचना बहुत 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 बार पूछी जाती है। कोहलबर्ग की थियरी है नैतिक विकास की, जिसको मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज किया है कैरल ग्लिगन ने। कि किस तरह से क्रिटिसाइज किया ये आप कमेंट में बताएंगे। देखना सेकंड ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं? 88%। ठीक है, तो मतलब आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो इतनी बार घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया, अब लड्डू हो गया बिल्कुल नारीवादी दृष्टिकोण से। सोशल कॉग्निटिव, लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन जेनेटिक फैक्टर्स, रिसर्च में कमी है, नहीं। फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को, केयर की मॉरलिटी को इन्होंने शामिल ही नहीं किया। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कैरल ग्लिगन कहती है, महिला है एक, और कोहलबर्ग की थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इनकी स्टूडेंट भी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, इन तीनों पे चर्चा करेंगे। अभी तो आप जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ के इस पे बात करेंगे। ठीक, तो सीखने के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी क्लासिफाइड एज स्लो लर्नर्स। देखो, बच्चे को लेबल नहीं करना, ठप्पा नहीं लगाना, ये स्लो है, ये टॉपर है, ये वो है, ये है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में तो बिल्कुल नहीं होगा, और वैसे भी नहीं करनी है ये चीज। फॉर लर्निंग तो इंप्रूवमेंट के लिए है। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, यानी आप ग्रेड दे रहे हैं तो ये भी एसए में होगा कि क्या ग्रेड आया, वो ऐसे योगात्मक में होगा, टर्म एंड एग्जामिनेशंस में होगा। थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड फीडबैक दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर लर्निंग, यानी ऐसी प्रतिपुष्टि या फिर ऐसा फीडबैक बच्चों को देना जो उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाए, बेहतर बनाए लर्निंग को। तो प्रतिपुष्टि प्रदान करना जो छात्रों को अपने सीखने में सुधार करने में मदद करे। बात तो सही है। फोर्थ ऑप्शन है टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। एक अगेंस्ट स्टैंडर्ड करेंगे तो ऐसे का ही पार्ट हो जाएगा कि ये क्राइटेरिया सेट हुआ था, 60% नंबर आए कि नहीं। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक पे, इंप्रूवमेंट पे, इन सब चीजों पे बेस्ड होता है। तो ऐसी प्रतिपुष्टि आप प्रदान करें। अब असेसमेंट, इन तीनों में अंतर समझ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग। बस एक एक लाइन में समझेंगे, ज्यादा देर लगाएंगे नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं बात करूं असेसमेंट फॉर लर्निंग की, यानी अधिगम के लिए आकलन, फॉर लर्निंग यानी ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम फॉर लर्निंग करते हैं कि बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फीडबैक दिया जाएगा, बच्चों को कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है ये बताया जाएगा, और ये एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा होता है बजाय कि पेपर पेंसिल टेस्ट के। ठीक, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जस्ट इसका ऑपोजिट है ना। ये जो है एफए का पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। यहीं अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो ये एसए का पार्ट है, ईयरली, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। यहाँ पे ये ईयर एंड पे होगा और जजमेंट के लिए ज्यादा पाया जाएगा कि इतने % नंबर आए, क्या क्राइटेरिया, क्या स्टैंडर्ड अचीव हो पाया नहीं, ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक अचीव हो पाए, ये सारी चीजें। वहीं असेसमेंट एज लर्निंग जो है सेल्फ असेसमेंट के अंदर आता है, या तो बच्चा खुद का आकलन कर रहा हो या उसका कोई दोस्त या क्लासमेट उसका आकलन कर रहा हो, और ये भी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से चलता है, ये एंड में चलता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। ऑफ लर्निंग जो है, बात सही है या नहीं है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 11, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज does the child develops symbolic thought but thinking is still irreversible? यानी किस अवस्था में, किस चरण पर बच्चा प्रतीकात्मक चिंतन विकसित कर लेता है, लेकिन चिंतन अभी भी अपरिवर्तनीय है, इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं कर पाएगा थॉट को, और सिंबॉलिक थॉट लेकिन आ चुका है, सिंबल्स के माध्यम से वो सीख पाएगा, लैंग्वेज के माध्यम से सीख पाएगा, ABCD ये सब सीख पाएगा। एड ईगो, सुपर ईगो सीटेट में नहीं पूछा जाता। फटाफट से बताओ, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज द चाइल्ड डेवलप सिंबॉलिक थॉट बट थिंकिंग इज स्टिल इरिवर्सिबल? कितने लोग दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन राहुल जवाब? 63% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, क्योंकि जहां सिंबॉलिक थॉट आ गया, यानी सिंबल्स के माध्यम से सीखना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये भी सिंबॉलिक थॉट ही है एक तरह से, बट थिंकिंग रिवर्सिबल नहीं है।
अभी उसको ये समझ नहीं आएगा कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकती है, यानी चीजें रिवर्स हो सकती हैं, ये अभी नहीं आया, ये नेक्स्ट स्टेज में आएगा जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। तो 4 स्टेजेस हैं SPCF, इसी सीक्वेंस में जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, जहां अपने सेंसेस से सीखेगा बच्चा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सेंसरी मोटर को लेके कि वो कौन सी अवस्था है जहां बच्चा अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से, यानी अपने सेंसेस से सोचता है, यानी दुनिया की समझ सेंसेस से बनाएगा सेंसरी मोटर, पहली अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशन है 11 एंड अबव। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द बिलीफ दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज डॉल्स, कार्स एटसेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड, यानी यह विश्वास या ऐसा मानना कि भौतिक वस्तुएं जैसे गाड़ी है, ये फोन हो सकता है ना, या फिर ये पेन हो सकता है, इनमें खुद की एक जान है, यानी जीवित गुण रखती हैं, ये भी लिविंग क्वालिटीज रखती हैं, लाइफ लाइक क्वालिटीज रखती हैं। ये सोच कैसी सोच है, किसको रिप्रेजेंट करती है? निशा कहाँ है? निशा को भूख लगी थी बहुत तेज, तो निशा घर चली गई है। देखिएगा एक बार, एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी सजीवात्मक चिंतन, पदानुक्रम चिंतन, ये केंद्रण कहलाएगा ये, या श्रेणीकरण कहलाएगा? बताइएगा एक बार। तो ये कहलाएगा एनिमिस्टिक थिंकिंग। पियाजे के हिसाब से कब होती है? जन्म से 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। अगर बहुत स्पेसिफिक कहूं तो 2 से 4 वर्ष के बीच में जो शुरुआत की आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें पाई जाती है। सजीवात्मक चिंतन, बच्चे को लगता है लिविंग, वो नॉन लिविंग चीजों को भी लिविंग समझता है, ठीक है ना, कि ये पेन से अगर चोट लगी है तो पेन ने चोट लगाई है, ऐसी भी बातें वो कर सकता है। आपने भी की है बचपन में, मैंने भी की है, ठीक। तो एनिमिस्टिक यानी सजीवात्मक चिंतन प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है। बाकी कुछ तो बचता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13। देखो क्वेश्चन थोड़े लेंदी आते हैं सीडीपी में, तो अपनी जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उससे होगा ये कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की और पढ़ने की, तो इसलिए प्रैक्टिस और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा। कथन है 4-year-old Ria can't take into consideration the height and width of the 2 beakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide beakers। मतलब 4 वर्ष की रिया है, एक बच्ची है रिया जो 4 वर्ष की है, एक ही समय में 2 बीकरों की ऊंचाई और चौड़ाई पर विचार नहीं कर सकती, जबकि यह समान मात्रा में पानी डाला जाता है। मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं? मतलब रिया जो है, 2 बीकर हैं, है ना, 2 बर्तन है, आप ये मान लीजिए, एक की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, दूसरा है जिसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब दोनों में समान पानी डाला गया, मान लीजिए 200 ml 200 ml। पियाजे का एक्सपेरिमेंट है ये, बहुत ही फेमस। लेकिन रिया इस बात पे ध्यान नहीं दे पा रही कि हाइट और विड्थ बेशक अलग है, लेकिन क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। उसको लगता है तो चौड़े बर्तन में ज्यादा पानी आ जाएगा, मतलब उसका ध्यान जो है दोनों चीजों पे नहीं जा पा रहा कि हाइट और विड्थ दोनों का ध्यान रख पाए वो। उसको बड़ा अगर पूछोगे एक बच्चे से जो 2 से 7 वर्ष की उम्र में, तो वो यही कहेगा कि जिसकी लंबाई ज्यादा है वो बड़ा है ना। जैसे हमें बचपन में लगता है जिसकी हाइट ज्यादा है जिस बच्चे की, वो बड़ा है एज में, ठीक, जबकि ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो ये बात हो गई आपकी। रीजन क्या दिया है इसका? रिया इज एट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर पियाजे। बिल्कुल 2 से 7 वर्ष में ये चीज होती है, क्योंकि अभी लॉजिक उस तरह से नहीं आया, रिवर्सिबिलिटी नहीं आई, वो रिवर्स नहीं कर पा रही है थॉट को कि बेशक इस बर्तन की हाइट ज्यादा है बट उसकी विड्थ ज्यादा है, क्वांटिटी सेम रहेगी शेप और साइज चेंज होने पे भी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रोबिंग क्वेश्चंस, यानी जो प्रभावी शिक्षक होते हैं, जो बेहतर शिक्षक होते हैं, वो प्रोबिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे सवाल जो चिंतन प्रक्रिया को जगाएं, जो आपको अलग अलग दिशा में सोचने के लिए, ओपन एंडेड थॉट के लिए मजबूर करें। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन टीचर्स पूछते हैं डिस्कशन के दौरान, है ना। जैसे आज हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे थे बैच में, आपको याद होगा, तो हम कहां से कहां गए, बहुत सारी चीजों पर हमने चर्चाएं की। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या है टॉपिक पढ़ने का, फिर तो हम रट रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे टीचर्स क्या कहोगे? प्रोबिंग क्वेश्चन। हाँ, इन शॉर्ट में खुद को अच्छा कह रही हूँ, थैंक यू, तारीफ कर लेनी चाहिए कभी कभी अपनी। इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रोबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। दिस वुड एनेबल द टीचर टू अंडरटेक व्हाट। तो यह शिक्षक को किस प्रकार का आकलन करने में सक्षम बनाता है कि बच्चे को प्रोबिंग क्वेश्चंस दिए जाएं जिसमें वो डीपर जाए थिंकिंग में अपनी। तो ये सबमेटिव है, फॉर्मेटिव है, स्टैंडर्डाइजेशन है, नॉर्म रेफरेंस्ड है। देखिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसमें बच्चा सोचे दिशाओं में, तो इसका मतलब आप सही और गलत या उसको नंबर्स में माप नहीं रहे, आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस को जगा रहे हैं। प्रोबिंग क्वेश्चंस
प्रोब करते हैं, डीप डिग करते हैं, है ना, गहराई में जाते हैं ताकि आप दिशाओं में सोच पाए, आपका चिंतन बेहतर हो, तो आपको फीडबैक मिल पाएगा। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं दिया जा रहा है। बाकी तीनों में फिर हम असेसमेंट या जजमेंट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, असर्शन अगेन एक कथन है और एक कारण है। देखना है, अ टीचर ट्राइज टू इंप्रूव एग्जांपल्स फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू मेक दी क्लासेस इंटरेक्टिव। एक टीचर है जो ऐसे एग्जांपल्स देती है, बनाने की कोशिश करती है जो बच्चे की सराउंडिंग यानी उसके जीवन से जुड़े हुए हो। तो बात तो सही है, क्योंकि रियल लाइफ से ला रही है एग्जांपल, और एनसीएफ से लेके सारे डॉक्यूमेंट कहते हैं कि बच्चे के जीवन से जोड़ दो लर्निंग को, तो वो ज्ञान सबसे बढ़िया है जो बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो। बात सही है। रीजन क्या है इसका? सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस जगह से बच्चा आ रहा है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके सीखने में। अगर बच्चे ने कभी अमेरिका देखा ही नहीं, अमेरिका का पता ही नहीं, कोई मूवी में भी नहीं देखा, और आप उसको वो उदाहरण दे रहे हैं, तो हो सकता है वो रिलेट ही ना कर पाए। समझ पा रहे हैं? तो ये बात एकदम सही है कि जो जिस सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ से बच्चा आता है, अगर आप उससे जोड़ देंगे तो वो ज्यादा बेहतर सीख पाएगा। यानी बच्चे के घर के बाहर का एग्जाम्पल दोगे तो वो उसको ज्यादा रियल लगेगा, उसके जीवन से कनेक्टेड है, बजाय कि कहीं ऐसी जगह का जो वो कभी इमेजिनेशन में भी नहीं सोच पा रहा है। तो घर से बाहर की ओर लेके जाना होता है बेसिकली। तो अगर हम देखें, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16, सामाजिकरण, 1 नंबर का सवाल है, सोशलाइजेशन इज व्हाट। बताइए, एक क्वेश्चन आता ही है, इतने में जल ग्रहण कर लेती हूँ, आप जो है जवाब दीजिए इतने आसान से सवाल का, जिसका जवाब आप बहुत जल्दी दे सकते हैं, मुझे पता है, भरोसा है मुझे आप लोग की क्षमताओं पे। देखो एक बार, क्षमताओं पे की क्षमता पे। देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करें सामाजिकरण की, तो सामाजिकरण या सोशलाइजेशन इज द रेपो बिटवीन टीचर एंड टॉट। टीचर एंड टॉट का मतलब है यहाँ सीखने वाला बच्चा। तो शिक्षक और जो सिखाया गया, बेसिकली शिक्षक और शिक्षण के बीच तालमेल की बात है, यानी जो पढ़ा रहे हैं, गलत बोल दिया था, जो पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उसके बीच का तालमेल है। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स या चेंज इन सोशल नॉर्म्स। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें सामाजिकरण की परिभाषा में, तो समाज में अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, नॉर्म्स को, वैल्यूज को, नियम कायदे कानून को समाज के समझना और ढलना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि समाज की गलत चीजों के प्रति या कुछ भी जो भी हो रहा है हर चीज के प्रति ढल जाना सामाजिकरण है, ये बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो फिर समाज में कभी परिवर्तन आएगा नहीं। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। समाज बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, तौर तरीके बदलते रहते हैं, खाने से लेके बोलने तक सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो अडेप्टेशन सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन है। बट अगेन इसमें कुछ भी एक्सेप्ट करना आंख बंद करके वो सोशलाइजेशन नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की विशेषता नहीं है, यानी जहां बच्चा सेंटर में, उसका उदाहरण नहीं है। फोकस ऑन टीचर्स अथॉरिटीज का मतलब है सिंपल, आपको ढूंढना है कि बच्चा सेंटर में कहां नहीं है। तो शिक्षक के अधिकार पर ध्यान देना या बच्चा जहां टीचर की अथॉरिटी है वो लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ ये तो उदाहरण है क्योंकि बच्चा एक्टिव है। एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, बच्चा सहयोग के माध्यम से सीख रहा है, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के, अच्छी बात है। लर्निंग टेलर्ड टू स्टूडेंट्स नीड्स, यानी अधिगम को ऐसा बनाया गया है कि वो बच्चों की आवश्यकताओं को सूट कर पाए। एक ही चीज गलत लग रही है कि फोकस ऑन टीचर्स अथॉरिटी, जहां टीचर की अथॉरिटी, टीचर के अधिकार पे बात जा रही है कि टीचर सब कुछ जो है वहां पे आधिपत्य जो है टीचर का ही है, टीचर के हिसाब से चीजें हो रही हैं। इसका मतलब वो चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण नहीं है, या इस बारे में सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, या सही नहीं है। सही है बात, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आज कुछ जो है ज्यादा ही असर्शन रीजनिंग है, बट मैं 5 बोल रही थी पेपर में आते हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल सेट में कि 10 के करीब क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के डलवा दिए जाए। देखिएगा, असर्शन, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट इज मोर इफेक्टिव देन समेटिव असेसमेंट इन प्रमोटिंग स्टूडेंट लर्निंग, यानी सतत आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हो तरह से। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल में एक बार आकलन करो, उससे अच्छा सतत आकलन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो सतत इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ एंड में ही आप सिर्फ नंबर के लिए आकलन करेंगे, उससे बेहतर है कि कॉन्टिन्यूअस हो, समय समय पे बच्चे का आकलन होता रहे, सीखने के दौरान भी, ना कि बस सीखने के बाद ही। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट प्रोवाइड्स रेगुलर फीडबैक दैट
हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर लर्निंग प्रोग्रेस एंड एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट, यानी जो निरंतर मूल्यांकन है वो सीखने की प्रक्रिया को नियमित करता है और समय समय पे आपको प्रतिपुष्टि मिलती रहती है, बच्चे ने कितनी प्रगति की, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। दोनों ही बातें सही है, दोनों ही बातें एक दूसरे को के लिए भी सही हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है स्टूडेंट्स बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पेसिफिक सिचुएशंस इज नोन एज, यानी एक बच्चे का ये विश्वास कि एक बच्चे का अपनी क्षमताओं में विश्वास, स्टूडेंट्स बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड, कि यार मैं सक्सीड हो जाऊंगा अगर मैं सही से मेहनत करूं, या फिर मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि स्पेसिफिक सिचुएशन में कि ये काम तो मैं कर सकता हूं, है ना, कि बाइक यहां से निकल जाएगी, ये भी एक सेल्फ एफिकेसी है। ठीक, कि आप इतने नंबर ले आओगे या सीटेट क्रैक कर लोगे, ये स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है। तो ये क्या है, आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास है, इसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, ना कि सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के लोग जवाब दे रहे होंगे, आई नो। सेल्फ एस्टीम इन जनरल ओवरऑल बात है कि लगभग हर एक चीज में आपका खुद पे भरोसा है, आपकी वैल्यूज नॉर्म्स ये वो फलाना ढिमकाना, ओवरऑल जो आपका भरोसा है खुद में या विश्वास है। सेल्फ एफिकेसी किसी एक टास्क को लेके आपका अपनी क्षमता में विश्वास, किसी एक काम को लेकर के, वो सेल्फ एफिकेसी है, जो बेंड्यूरा अपनी थ्योरी में बात भी करते हैं। थ्योरी आपको बहुत ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, सीटेट के लेवल पे बेंड्यूरा की सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप खुद को कैसे देख रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद को कितना जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस को। तो सेल्फ एफिकेसी इज द राइट जवाब हियर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 देखना, फटाफट से बताओ। आप शादी कर लीजिए, बहुत टाइम हो गया। हाँ, आप मेरी बुआ बन जाओ, हैं? देखो एक बार, बहुत टाइम हो गया, ट्रेन छूट रही है कोई, जीवन में बस यही तो करना है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। बुआ भी नहीं पूछती है यार। देखो एक बार, टीचिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू मैनेजेबल पार्ट्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट अंटिल स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इज नोन एज। बताइए कि वह शिक्षण रणनीति जो जानकारी को प्रबंधनीय भागों में तोड़ने और छात्रों को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने तक समर्थन प्रदान करे, यानी आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हो पार्ट्स में ताकि चीजों को समझा जा सके। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्ट्स में तोड़ करके तभी समझते हैं और फिर बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो ये क्या कहलाता है, जहां बच्चों को दिक्कत हो रही है पार्ट्स में तोड़ दिया आपने, हेल्प कर दी, यानी टेम्परेरी हेल्प, स्कैफोल्डिंग ही तो कहेंगे, उसको मचा नहीं तो कहेंगे। डिस्कवरी लर्निंग में तो बच्चा खुद से खोज करेगा, यहाँ पे तो आकलन हो जाएगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो दिमाग में भर दोगे आप सीधा। तो स्कैफोल्डिंग